हेलो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं ग्रुप डी पेपर का एनालिसिस। जो आपका सेकंड ग्रेड 2022 की एग्जाम थी उसकी ग्रुप डी का पेपर का एनालिसिस करने जा रहे हैं। ये पेपर अपना टेलीग्राम चैनल पेपर एनालिसिस पॉइंट पर आपको मिलेगा। हम ग्रुप ए, बी और सी का पेपर का एनालिसिस पर कर चुके हैं और आज एक 2022 की जो सामान्य विभाग थी उसका अंतिम पेपर है। इसके बाद हम संस्कृत विभाग के पेपर लगे थे आपके 2022 में, 2 पेपर ग्रुप ए और ग्रुप 2, उनका एनालिसिस करेंगे। तो चलो इसी के साथ शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है आपका, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। क्वेश्चन नंबर 1 ही देख लीजिए। मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं था। जो मत्स्य संघ है आपका, उसका मंत्रिमंडल में कौन निम्न से कौन सम्मिलित नहीं था। आपका युगल किशोर चतुर्वेदी साहब, चिरंजीवी लाल शर्मा, भोलानाथ या नारायण माथुर। तो कौन शामिल नहीं थे, इनमें नहीं थे आपके प्रेम नारायण माथुर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। कुंदन की घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित थी। बीकानेर से संबंधित थी, बूंदी से संबंधित थी, बेगू से संबंधित थी या सीकर से संबंधित थी। तो इसमें आंसर हो जाएगा वो सीकर किसान आंदोलन से संबंधित थी, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। नागनी जी माता का मंदिर कहाँ है। देखो, नागनी जी माता का मंदिर आपका बाड़मेर, मूल मंदिर बाड़मेर में भी है और जोधपुर के अंदर भी है। तो दोनों के चक्कर में क्या हुआ, आरपीएस ने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। वैसे आपको पूछे कि नागनी जी माता का मंदिर कहाँ है मुख्य रूप से, तो आपका बाड़मेर के अंदर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 क्या आपका, चिल्ले का टीला। क्वेश्चन नंबर 4 आपका, चिल्ले का टोला किस दुर्ग का पूर्ववर्ती नाम है। जयगढ़ दुर्ग का, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का, गागरोन दुर्ग का या रणथंभौर दुर्ग का। तो 4 में आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 जयगढ़ दुर्ग का। जयगढ़ दुर्ग कहाँ है आपका, जयपुर के अंदर। ये ऐसा दुर्ग है जिस पर आज तक कोई आक्रमण नहीं हुआ और इसके अंदर सबसे बड़ी एशिया की सबसे बड़ी तोप रखी हुई है आपकी जयबान। सेकंड चीज, इसके अंदर राजस्थान का प्रकाश स्तंभ पूछा जाता है क्वेश्चन, वो भी कहा आपका जयगढ़ दुर्ग के अंदर ही है। ठीक है, आंसर चित्तौड़गढ़ दुर्ग किन नदियों के संगम पर है। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट दुर्ग है और सबसे महत्वपूर्ण दुर्ग भी है चित्तौड़गढ़। तो ये है आपकी बेड़च और गंभीरी नदी के तट पर, बेड़च व गंभीरी नदी के तट पर पूछा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ आपका। जो गागरोन दुर्ग है ये आऊ काली सिंध के संगम पर है, आऊ है काली सिंध के संगम पर है। ठीक है, इसके अन्य नाम पूछे जाते हैं। गागरोन दुर्ग के उपनाम भी पूछे जाते हैं, धुलरगढ़, डोडगढ़ उपनाम, जैसे धुलरगढ़, डोडगढ़ ऐसे होता है, डोडगढ़। ठीक है, रणथंभौर दुर्ग ये राजस्थान का प्रथम शाखा के रूप में जाना जाता है। राजस्थान का प्रथम शाखा कहाँ होता है आपका, रणथंभौर दुर्ग में होता है। रणस्थंभपुर के नाम से पहले प्रसिद्ध है ये। तो आंसर तो हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार जिसका बीकानेर चित्रशैली से संबंध नहीं है। तो देखो, अली राजा अहमद और साहिब राम या हमीद। तो 5 में आपका आंसर क्या हो जाएगा, साहिब राम का संबंध आपके बीकानेर चित्रशैली से नहीं है। तो फिर साहिब राम का संबंध किससे शैली से, आपका जयपुर चित्रशैली से संबंधित है साहिब राम जी आपके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। निम्नलिखित आभूषणों की सूची में कौन में से कान में पहने जाने वाला आभूषण को चिन्हित करना है। हमें जो कान में कौन सा पहना जाता है आपका आभूषण, उनको चिन्हित करना है। देखो, सुरलिया, तो सुरलिया कान में पहना जाता है। तो आंसर तो क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर 1। इनके अलावा देखिए, जो आपका तकिया है वो ये पहना जाता है आपका कंधे के ऊपर, जो कंधा है उसके ऊपर पहना जाता है। मटरमाला आपका गले का आभूषण है, गले में पहना जाता है। मुंदड़ी आप सबको पता है कहाँ पहना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। संक्रिय नृत्य संबंधित है आपका, जो संक्रिय नृत्य है वो कहाँ से संबंधित है आपका, बिल्लों से, ग्रासियों से, कालबेलिया से या गुजरों से। तो कौन आंसर क्या हो जाएगा साथ में, ऑप्शन नंबर 3 आपका कालबेलिया से संबंधित है आपका। बिल्लों से आपको पता है कौन कौन से, घूमर, गेर, नेजा। ग्रासियों से गोलू मामू जवारा में कूदो, जवारा में कूदो। गोर, लूर, मादल, मोरियो, जवारा, वालर, राई, कूद। तो वालर और कूद है, उनमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। आपके वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। गुजरों से आपका चरी नृत्य प्रसिद्ध है आपका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 8 क्या आपका, नेमिनाथ बारहमासा के रचयिता है। तो जो नेमिनाथ बारहमासा है उसके रचयिता कौन है आपके, सुमति गणी है, पैलैन है, राजशेखर सूरी या जिनदत्त सूरी है। तो 8 में आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 पैलैन है। जिनदत्त सूरी की पुस्तक का नाम क्या है, हरिवंश पुराण। वसराज के दरबारी कवि थे और इनके साथ थे आपके उद्योतन सूरी।
विद्वतन सूरी, जिन्होंने लिखी थी कोवलमाल्या। फर्स्ट टाइम इसमें मरु भाषा का उल्लेख मिलता है, फर्स्ट टाइम आपका मरु भाषा का उल्लेख। 4-5 क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं आपके। ठीक है, राजशेखर इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रत्याश संबंधित है, इनकी भी रचनाएं पूछी जाती है आपकी। राजशेखर की रचनाएं कौन कौन सी, जैसे कपूर मंजरी, बंदसाल बंजिका, बाल भारत बाल रामायण आदि इनकी रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, चारण चर्जाए से क्या अभिप्राय है? करणी माता की स्तुतियों से, चारण लोकगीत से, चारण आख्या से, आख्या काय, चारण उत्सव से। तो 9 में क्या आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 करणी माता की स्तुतियां। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, राजस्थान का राज्यपाल किसे पद की शपथ नहीं दिलाता है? तो राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष को, राजस्थान विधानसभा के सदस्य को, राज्य के मंत्री को। तो 10 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 विधानसभा अध्यक्ष को नहीं दिलाता, सदस्य के रूप में दिलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 11। ये चीज हो रही है, राजस्थान उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है इसकी नियुक्ति है ना कौन करता है? आपका राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल नहीं करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल नियुक्त कौन सी शक्ति प्राप्त है? और अनुच्छेद 213 आपको बता दिया, रिपीट क्वेश्चन आपको, अध्यादेश जारी करने की शक्ति है आपको। तो आंसर क्या हो जाएगा 11 में आपका? ऑप्शन नंबर 1। और विधानसभा और विधान परिषद दोनों सत्र चालू नहीं है, और चालू होने के बाद उनको इसकी अनुमोदन लेना पड़ता है, और चालू होने के बाद अधिकतम 7 सप्ताह या 6 सप्ताह 7 सप्ताह तक लागू हो सकता रहता है। 7 सप्ताह लागू रहता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, वर्तमान में मुख्य सचिव, वर्तमान में आप कौन है? सुधांशु पंत। ठीक है, से पूरा कितनी महिला राजस्थान की मुख्य सचिव रही है? केवल एक रही है, कुशाल सिंह। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। कौन थी वो? कुशाल सिंह। कुशल सिंह नाम आता है कई जगह एग्जाम में, या कुशाल सिंह। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, 12 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन अनुच्छेद 323 के तहत 323 के तहत किसको देता है? राजस्थान के राज्यपाल को। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। भारत के राष्ट्रपति कौन देता है? संघ लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 14 क्या है आपका? आरपीसी की स्थापना वगैरह याद कर लेना, कब स्थापना हुई थी, कब लागू हुआ था ये। राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? यह बताना आपको, कौन सा कथन सही है यह बताना है। अध्यक्षता अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? नहीं, किसके द्वारा की जाती है? आपके राज्यपाल द्वारा। ठीक है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों से यथाशक्ति निकटतम 1/3 ऐसे व्यक्ति होंगे जो अपनी अपनी नियुक्ति की तारीख पर भारत सरकार अथवा राजस्थान सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष तक का पद धारण कर चुके हो। नहीं, 1/3 नहीं, आधे सदस्य। कितने सदस्य? आधे सदस्य ऐसे होते हैं, तब ये गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य 6 वर्ष की अवधि तक या 68 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक इनमें से जो भी पहले हो उससे पद धारण कर सकता है। तो ये आपका सत्य कथन हो जाएगा 13 में। 14 में क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य आयोग के अध्यक्ष को संबोधित कर सहित लेख द्वारा अपना किसको देते हैं? राज्यपाल को देते हैं त्याग पत्र। तो सही पूछा था, सही क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य 6 वर्ष की अवधि तक या 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक इनमें से जो भी पहले हो पद धारण करेगा। क्वेश्चन नंबर देखो 15 क्या आपका? क्वेश्चन नंबर 15 आरपीसी ने डिलीट कर दिया है, लेकिन फिर भी देखो क्या है पूछा गया था। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? जो मानवाधिकार आयोग है उसके बारे में आपको पूछा गया था। तो देखो अधिनियम कौन सा था? 1993 के तहत मानव अधिकार आयोग की अधिसूचना कब जारी की गई थी? 1999। अधिनियमित रूप से कार्य कब करना स्टार्ट किया था इसने? 2000 से। सभी इंपॉर्टेंट है। किसी लोक सेवक द्वारा मानव अधिकार का उल्लंघन करने पर आयोग की उससे जांच की शक्ति, आयोग उसकी जांच रखता है, सकती है उसको। मानवाधिकार आयोग
उच्च शक्ति प्राप्त एवं स्वायत्तशासी निगरानी निकाय जो अपना सत्ता मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 से प्राप्त करता है, ये भी सत्य है। केवल किसी उच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश ही राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। पहले किया जा सकता था 2019 से पहले, लेकिन अब अन्य भी नियुक्त किए जा सकते हैं। संशोधन हो गया 2019 में। आयोग की अपनी एक निरीक्षण एजेंसी है जिसकी अध्यक्षता है पुलिस अधिकारी द्वारा की जाती है, जो पुलिस अधीक्षक के नीचे की रैंक का नहीं होना चाहिए। तो पुलिस अधीक्षक की अधीक्षक रैंक का होता है आपका जो ये। तो इसमें गलत डिलीट कैसे किया इसने, सही नहीं ये पूछा था। तो देखो सही तो ये तो ऑप्शन नंबर 3 नहीं है, ठीक है। और एक कौन सा है आपका, तो लोक सेवक द्वारा मानवाधिकार आयोग का उल्लंघन करने पर भी जांच कर सकता है, ये भी है। तो मैंने तो ये कर रहा था, आप डिलीट कैसे किया आप देखना, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 3 और 4 में देखना किस हिसाब से इसको डिलीट किया। आप एनालिसिस जरूर करना इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 16 क्या आपका, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा प्रावधान पंचायती राज से संबंधित नहीं है, जो पंचायती राज है उससे संबंधित नहीं है। देखो अनुच्छेद 243 कब जोड़ा गया था, ये 72वां कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1992 में। अनुच्छेद 40 में पंचायती राज का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 41 में पंचायती राज का उल्लेख नहीं किया गया तो संबंधित नहीं है। तो आंसर नंबर 4 11वीं अनुसूची में आपको पंचायती राज को जोड़ा गया है, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया आपका ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, राजस्थान विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष कौन होगा। जो राजस्थान जो विधानसभा है उसकी कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष कौन होगा। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष, राजस्थान विधानसभा का नेता, राजस्थान विधानसभा में विपक्ष नेता या सदन का कोई सदस्य जिसे इस पर नियुक्त करे। सत्ता में आपका आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष। वर्तमान में कौन है विधानसभा अध्यक्ष, पता है या बताऊं, वासुदेव देवनानी साहब, वासुदेव देवनानी है वर्तमान में राजस्थान विधानसभा के नेता। विपक्ष का नेता कौन है, टीकाराम जूली, टीकाराम जूली होते। राजस्थान विधानसभा नेता तो मुख्यमंत्री होता है, तो मुख्यमंत्री कौन है आपका, भजन लाल शर्मा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 18, 15वीं राजस्थान विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर कौन है। तो कौन थे आपके, गुलाब चंद कटारिया या भवन लाल शर्मा, कैलाश त्रिवेदी या महेश जोशी। तो आपका आंसर हो जाएगा 18 में ऑप्शन नंबर 1 गुलाब चंद कटारिया। वर्तमान में कौन थे, वो थे आपके कालीचरण श्राफ, कालीचरण श्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है आपका, राजस्थान विधानसभा में अंतिम बार किस वर्ष अविश्वास प्रस्ताव आया था। 1993 में, 2009 में, 1985 में या 2018 में। तो 19 में आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1985 के अंदर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, राजस्थान के डेल पिक खेलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। चलो विचार करते हैं। 20 में देखो 18 से 35 वर्ष की आयु राजस्थान निवासी भाग ले सकते हैं, ये आपका सत्य कथन है। ये 9 से 12 फरवरी 2023 उदयपुर में आयोजित नहीं किए गए थे। तो आंसर क्या हो जाएगा, सही कथन पूछा तो सही क्या हो जाएगा, केवल एक सही आपका ऑप्शन नंबर 1 20 में। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, फिट इंडिया मूवमेंट में राजस्थान में निम्न कौन सा स्थान प्राप्त किया। जो फिट इंडिया मूवमेंट है इसमें राजस्थान ने कौन सा स्थान प्राप्त किया, पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है। तो 21 में आपका आंसर क्या हो जाएगा, पहला स्थान प्राप्त किया है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, 2001 की जनगणना की तुलना में जनगणना 2011 में राजस्थान में संबंधित गलत कथन का हमें चुनाव करना है। देखो लिंगानुपात में वृद्धि हुई नहीं, ये सही कथन है। बाल लिंगानुपात घटा, यस। जनसंख्या घनत्व में जनसंख्या घनत्व में बदलाव हुआ है भाई। तो आंसर गलत क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, वर्तमान में जनसंख्या घनत्व, एक बार वर्तमान में जनसंख्या घनत्व कितना है, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, 23 क्या आपका, राजस्थान सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है। सुनिधि चौहान, अल्पना तिवारी, अपूर्वी चंदेला, अवनी लेखरा। तो 23 में आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 अवनी लेखरा।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 हो गया, 23। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, निम्नलिखित में किस आयु वर्ग की महिलाएं उड़ान योजना के अंतर्गत लाभ के पात्र है आपकी 10 वर्ष से 45 वर्ष के अंदर? तो आंसर क्या हो जाएगा 24 में? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, 25 आपका राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? जो हस्तशिल्प नीति दी आपकी प्रथम, उसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है मुझे बताना है। राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति 2022 में जारी की गई, ये आपका सही कथन है। इससे आने वाले 5 वर्षों में 50,000 से अधिक नए रोजगार के अवसर मिलेंगे, ये भी सही है। ये नीति मार्च 2025 तक प्रभावी नहीं रहेगी, तो आंसर गलत कौन सा आ गया? ऑप्शन नंबर 3 आपका 25 में। क्वेश्चन नंबर देखो, जो ये नीति है ये कौन जारी की थी? RCF, राजस्थान वित्त निगम। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है ये मैं बताना है। RPC ने इसको क्या कर दिया? डिलीट कर दिया। अब देख तो लेते कौन सा कहना। 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी राजस्थान पहली जिले के रोहट में आयोजित की गई, तो जम्बूरी तो पहली रोहट में जारी की गई थी। 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी का ध्येय वाक्य शांति के साथ प्रगति था, तो इन दोनों में से कोई मिस्टेक हुई है, इसकी वजह से आपको क्वेश्चन डिलीट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, इनमें से किन्हें राजधानी भाषा का साहित्य अकादमी का पुरस्कार 2022 मिला था? तो वो पुरस्कार याद कर लेना, उनके जो किसके लिए मिला है वो भी याद करना होना चाहिए आपको। महेंद्र बाणावत को, कोमल कोठारी को, आशीष पुरोहित को, या दुलाराम सहारण को? तो 27 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, आशीष पुरोहित को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 मिला था। 28 देखिए क्वेश्चन नंबर, हाल ही में निम्न में से कौन सा बोर्ड गठित करने का प्रस्ताव राजस्थान सरकार द्वारा नहीं किया गया? राजस्थान श्रमशिल्प कला बोर्ड, राजस्थान राज्य रजक कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड, राजस्थान राज्य सहकारी बोर्ड। तो 28 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान राज्य सहकारी बोर्ड राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्ताव गठित करने का प्रस्ताव पारित नहीं किया गया, बाकी ये तीनों बोर्ड आपके गठित किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, राजस्थान विधानसभा में डिजिटल म्यूजियम का नाम है, जो राजस्थान विधानसभा में जो डिजिटल म्यूजियम है उसका नाम क्या है? राजस्थान पॉलिटिक्स म्यूजियम, पॉलिटिकल नेरेटिव म्यूजियम, लेजिस्लेटर्स ऑफ राजस्थान म्यूजियम, फ्रीडम फाइटर्स ऑफ राजस्थान म्यूजियम। तो 29 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, पॉलिटिकल नेरेटिव म्यूजियम। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, विश्व की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है? 90% जनसंख्या निवास करती है उत्तरी गोलार्ध में। तो देखो 90 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 31, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दी गई कुटुंब का सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में द्वीप दे रखे हैं, सूची सेकंड में आपके महासागर दे रखे हैं। तो देखो 31 में क्या हो जाएगा आपका? गेलापेगोस द्वीप कहाँ है आपका? गेलापेगोस द्वीप आपका आर्कटिक महासागर में, तो ये चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पर, आर्कटिक महासागर में नहीं। देखो गेलापेगोस द्वीप आपके प्रशांत महासागर में, ऑप्शन नंबर 2 पर। कनारी द्वीप कहाँ आपका? अंध महासागर में, ऑप्शन नंबर 3 है। डिएगो ग्रासिया द्वीप कहाँ आपका? हिंद महासागर में, डिएगो ग्रासिया द्वीप ऑप्शन नंबर 1 में इंपॉर्टेंट है। न्यू साइबेरियन द्वीप कहाँ आपका? आर्कटिक महासागर में। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, 2, 3, 1, 4। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक भूमंडलीय हवा नहीं है? जो आपकी भूमंडलीय हवा नहीं है, रिपीट क्वेश्चन है, पहले आ चुका है क्वेश्चन। व्यापारिक हवाएं, पछुआ हवाएं, मानसूनी हवाएं या ध्रुवीय हवाएं। तो 32 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मानसूनी हवाएं एक भूमंडलीय पवन हवा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, कौन से वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा टिकाऊ विकास का SDG अपनाए गए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2014 में, 2015 में, 2016 में, 2017 में। तो 33 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2015 में। कितने गोल है भाई? ये गोल भी आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, जनसंख्या प्रवसन नियंत्रण हेतु किस देश ने त्वचा के रंग के आधार पर नीति अपनाई थी? कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया। 34 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, ऑस्ट्रेलिया ने। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, पूर्वांचल हिमालय में निम्नलिखित पहाड़ियों को सही उत्तर दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखो उत्तर से दक्षिण क्रम में
व्यवस्थित करना है ऊपर से नीचे की ओर। तो देखो ऊपरी ऊपर कौन सी आती है आपकी, पटकाऊ, फिर नागा हिल्स नागालैंड में, फिर आपकी आएगी बेरिल, फिर लास्ट में हो जाएगी आपकी मिजोरम में। तो आंसर देखो क्या हो जाएगा, पटकोईबुन, नागा हिल्स, बेरिल, फिर आपका मिजो। तो BCAD ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा 35 में। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, उत्तर पूर्व मानसून के माध्यम से राजस्थान में अक्टूबर से दिसंबर महीनों में लगभग 75 सेंटीमीटर की उच्चतम मानसूनी वर्षा होती है। कोकण तट के सारे, मालाबार तट के सारे, कोरोमंडल तट के सारे, उत्तरी सरकार तट के सारे। तो 36 में आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 कोरोमंडल तट। कहाँ स्थित है आपका, तमिलनाडु के अंदर स्थित है। सिर्फ लौटता हुआ मानसून केवल तमिलनाडु में ही वर्षा करता है। यहाँ की जलवायु AS प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। पेनगंगा और वेनगंगा सहायक नदियाँ, ये क्वेश्चन भी रिपीट है आपका। गोमती की, महानदी की, गोदावरी की या यमुना की। तो 37 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गोदावरी नदी की सहायक नदी है कौन सी, पेनगंगा, वेनगंगा और वर्धा भी गोदावरी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, सुंदरी का एक महत्वपूर्ण प्रजाति है। जो सुंदरी है वो एक महत्वपूर्ण प्रजाति है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वनों की, उष्णकटिबंधीय कटिबंधीय वनों की, मैंग्रोव वनों की, उच्च पर्वतीय वनों की। तो 38 में आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 मैंग्रोव वनों की। कितने प्रतिशत क्षेत्र में मैंग्रोव वन है भारत के, ये आपको बताया जा चुका है। 6000 कुछ क्षेत्र में आपके मैंग्रोव वन है। आपका रिपीट क्वेश्चन हो चुका है, बार कुछ पहले एग्जाम में हुई थी आपकी RPC की, उसमें पूछा गया था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी भारत का अप तटीय तेल क्षेत्र नहीं है, बम्बई हाई बेसिन, आलियाबेट, अलंकेसर। तो 39 में आपका आंसर क्या हो जाएगा, अलंकेसर। जो आपका पश्चिमी भारत का नहीं है, ये कौन से आपका पूर्वी भाग में है, पूर्वी भारत में है। क्वेश्चन नंबर देखो 40 क्या आपका, भारत में खाद्य तेलों के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हमें सही कथन बताना है जो भारतीय खाद्य तेलों के उत्पादन में। कथन ए दे रखा है हमें, भारत विश्व में वनस्पति तेलों का नंबर 1 एक आयातक और दूसरा सर्वाधिक उपभोग करने वाला है। यह आपका सत्य कथन है। अगस्त 2021 में भारत में खाद्य तेलों की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन ऑयल पाम का शुभारंभ किया गया। ये भी आपका सत्य कथन है। दोनों कथन सत्य है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 दोनों ही सत्य है। क्वेश्चन नंबर देखो नेक्स्ट 41, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22, अब आपको 23-24 पढ़नी है, के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय दवा उद्योग के बारे में सही है। दवा उद्योग के बारे में आपको सही पूछा है। ये कथन देखो, भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग फार्मास्यूटिकल उत्पादन मात्रा के अनुसार तीसरे स्थान पर, यह आपका सही कथन है। भारत वैश्विक आपूर्ति में 30% हिस्सेदारी के साथ जेनेरिक दवाओं का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्ति करता है, नहीं फर्स्ट सबसे बड़ा आपूर्ति करता है। तो आंसर केवल यही सही है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखो, चंडीगढ़ ने GSV में सेवाओं की उच्चतम हिस्सेदारी को अंकित किया, जबकि सिक्किम भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेशों में वर्ष 2020-21 के दौरान सबसे कम रहा। तो ये आपका सही कथन है 42 में, पहला सही है। भारत के सभी राज्यों में वर्ष 2020-21 के दौरान GSVA सेवाओं में महाराष्ट्र और कर्नाटक शीर्ष 2 योगदान करता है। ये भी आपका सही कथन है, तो दोनों सही है। तो आंसर क्या जगह होगा, ऑप्शन नंबर 3 A और B दोनों सही है 42 में। क्वेश्चन नंबर 43 देखो, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र ने 2020-21 H1 और 2021-22 के दौरान उच्चतम FDI इक्विटी अंतर्वाह आकर्षित किया है। ऑटोमोबाइल उद्योग ने, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर ने, टेलीकम्युनिकेशन ने और सेवा क्षेत्र ने। तो 43 में आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर ने। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, 43 हो गया। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, निम्न में से कौन सा देश भारत का 2021-22 में सबसे बड़ा व्यापार साझेदार रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात या चीन। तो 44 में आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 संयुक्त राज्य अमेरिका। देखो, सबसे बड़ा व्यापार का साझेदार रहा है। और आयात निर्यात के लिए कौन सा रहा आपका, आयात के लिए चीन।
ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 1945 देखिए, 1935 के अधिनियम द्वारा निम्न में से किस व्यवस्था को समाप्त किया गया था। 1935 का अधिनियम आपका इंपॉर्टेंट है। सांप्रदायिक निर्वाचन, प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतों में द्वैत शासन, भारत सचिव पद। तो 45 में आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया था। और कहाँ लागू किया गया था, आपका केंद्र में। प्रांतों में कब लागू किया था, 1919 के अधिनियम के तहत। तो देखो 1935 का अधिनियम 3 या 4 पेजों का है, दोनों से 2 या 3 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। 2 आपके 6 नंबर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे टॉपिक आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन पेपर पढ़ना चाहिए कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। जो सिलेक्टेड टॉपिक है, जैसे राजस्थान मानवाधिकार आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग और प्रशासनिक जो लोक सेवा का आपका 3 टॉपिक है, उन तीनों में से आपके 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, ज़्यादा भी पूछे जाते हैं, ऐसी बात नहीं, 2 भी आ जाते हैं। कभी मानवाधिकार से 2 आ जाता है, कभी आरपीसी 2 आ जाता है, कभी मुख्य सचिव से 2 पद आ जाते हैं, 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, 3 भी आ जाते हैं। इनमें से किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना का प्रयास किया गया था। ये देखो आ गया क्वेश्चन। देखो 1909 में 1892 का अधिनियम, 1862 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम। तो 46 में क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका, अभी मैंने ऊपर बताया वही क्वेश्चन है। और ये एक चीज़ और आपको आपके सिलेबस में 1919 1935 अधिनियम है। तो देखो ये तीनों आपके सिलेबस में नहीं है, तो इन तीनों को तो आपको ऐसे छोड़ देना चाहिए। वैसे भी आप कर सकते हैं यदि किसी को मालूम नहीं हो तो। सिलेबस भी इंपॉर्टेंट होता है, सिलेबस का हर एक टॉपिक आपको याद होना चाहिए कौन सा अपने सिलेबस में है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संवैधानिक विकास का कालानुक्रम है। तो संवैधानिक विकास का है, उसका कालानुक्रम हमें बताना है। तो केंद्रीय विधानसभा के लिए निर्वाचन, फिर आप केंद्रीय विधानसभा के 2 सदन, विधानसभा की रचना, केंद्र और इकाइयों के मध्य शक्ति का वितरण, भारत में संवैधानिक विकास का सही कालानुक्रम बताना है। तो देखो पहले आएगा आपका केंद्रीय विधानसभा के लिए निर्वाचन, ऑप्शन नंबर बी 1 आएगा। फिर आएगा केंद्रीय विधायकों के लिए 2 सदन, 2 में आएगा। फिर आएगा आपका डी, केंद्र और इकाइयों के मध्य शक्ति का विभाजन 3 पर। फिर आएगा आपका संविधान सभा की रचना 4 पर। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ए डी सी, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और नया क्वेश्चन है आरपीसी में। क्वेश्चन नंबर देखो 48, विभाजन के उपरांत पुनर्गठन संविधान सभा में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर किसका प्रतिनिधित्व कहते हैं। पहले तो बंगाल से करते थे, फिर किसका किया था, मुंबई से। तो 48 में आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। रिपीट क्वेश्चन है, आपने पीछे का एनालिसिस किया तो आपको पता है कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे बी आर अम्बेडकर। आलो वापस आ गए। निम्न में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। देखो अध्यक्ष तो बी आर अम्बेडकर थे, और इनके साथ सदस्य कौन कौन थे आपके, एंकर महोदय थे, एम सादुल्ला खान थे और के एम मुंशी थे। सी मुखर्जी नहीं थे। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 आपका 49। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15(1) राज्य को अपने नागरिकों के साथ कुछ निश्चित आधारों पर विभेद का प्रतिषेध करता है। इन आधारों में निम्नलिखित से कौन सा सम्मिलित नहीं है। देव धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। 50 में नस्ल के आधार पर भी नहीं कर सकता, जन्म स्थान के आधार पर नहीं कर सकता, लेकिन भाषा का इसमें कोई उल्लेख नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 क्या आपका, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर का हमें चयन करना। सूची फर्स्ट दे रखी है और सूची सेकंड में अनुच्छेद दे रखे हैं। तो देखो प्राकृतिक और पर्यावरण की रक्षा का संवर्धन कौन से में आपका, क्या उन्हें करते हुए, कौन सा करते हुए, ये आपका ए 4 है, 3 है, 4 है, या 2 है, या 9 है। तो देखो 51 में क्या आ जाएगा, पहला किस में आ जाएगा, 51 7 में है, तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 51 है 7 में। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, सार्वजनिक संपत्ति की हमें सुरक्षा करनी है, तो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करनी है, तो 51 ये 9 में आएगा, तो ये 9 हो गया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना है हमें, तो 51 ए 8 के अंदर है। देश की रक्षा, तो देश की रक्षा कौन सी होगी, डिफेंस, D4 तो आपकी 51 4 में आ गया। तो आंसर क्या आ जाएगा, देखो आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। यदि आपको पता नहीं चले तो आपको ये पता होना चाहिए डिफेंस आपका 4 के अंदर है, तो 4 किसमें 3, तो 3 2 में, तो 2 ऑप्शन तो ऐसे कट गए। ठीक है, ये पता होना चाहिए कि आपका देश की रक्षा तो हो गई। वैज्ञानिक दृष्टिकोण आपका 8 में है, तो 8 देखो कौन से में, 1 में, तो 8 1 में कौन सा है, 4 1 में, 1 में इस वाले में।
तो इस पर को ऑप्शन को काट के भी आप कर सकते हो यदि आपको पूरे नहीं याद है। 11 के 11 याद करने हैं। देखो क्रम पूछे जाते हैं, कोट पूछ ही लिया ना। तो 11 के 11 बताऊंगी आपको, चलो बता देता हूँ ना। तो देखो पहला क्या है आपका, पहला आपका सम्मान किसको, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज और आद, जैसे राष्ट्रीय ध्वज, जैसे प्रतीक है आपके राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गान, इनका सम्मान करना। दूसरा था आपका बापू को याद करो, बापू किस थे, आंदोलन से प्रेरित थे। तो बापू बी फोर याद कर लो, बी4 बापू यानी आंदोलन से प्रेरित। 51 2। तीसरा क्या था, तीन शब्द याद करो, तीन में कितने के शब्द, तीन, कौन सा, संप्रभुता, एकता और अखंडता, तीन शब्द याद कर लो आपको। D4 डिफेंस, डिफेंस का मतलब क्या होता है, रक्षा, तो रक्षा करनी है किसकी, देश की। चार कितना था आपका, चार आपका रक्षा हो गया। पांच आपका, पांचवा क्या आपका, समानता, बंधुता, बंधुता, ठीक है। छह था आपका समानता रखनी है आपको देश के साथ। सात, छठा था आपका संस्कृति या विरासत को महत्व देना हमें, संस्कृति को महत्व है, ठीक है। सातवां कौन सा था आपका, सातवां था आपका वन्य झीलें, वन्य जीव इनकी रक्षा करना, वन्य झील और वन्य जीवों की रक्षा करना। आठवां है आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण, हुमन, हुमन से याद कर लो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। नौवां था नौ इसे याद करो, नौ, हमें कोई भी सार्वजनिक संपत्ति से नुकसान नहीं पहुंचाना है, तो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी है हमें, 9। 10 उत्कृष्ट हो गया, उत्कर्ष से याद कर लो, उत्कर्ष मतलब उत्कृष्ट राष्ट्र के प्रयास से उपलब्धि ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए उत्कृष्टता दिखानी है हमें। और 11 में शिक्षा से याद करना, भाई 11 तो हमें याद है, शिक्षा से हम देते हैं, ऐसे 11 याद कर लेना क्रम से। मैंने तो ट्रिक से याद कर रखे थे इनको, रखा हूँ, रखे नहीं थे, रखा हूँ। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए आपका, 52 है आपका, निम्न में से जो विकल्प अनुच्छेद 39 के अनुसार आर्थिक न्याय से नहीं जुड़ा हुआ है, तो कौन सा नहीं जुड़ा हुआ है अनुच्छेद, तो 52 में देखो समान कार्य के लिए समान वेतन, तो 52 में जुड़ा हुआ है पहला समान कार्य, समान नागरिकों और जीविका पर्याप्त साधन प्राप्ति का अधिकार, धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए हित के लिए केंद्र न होना, निजी संपत्ति का विरोध, ये आपका अनुच्छेद 39 में नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा 52 में, ऑप्शन नंबर 4। अनुच्छेद 39 में भूमि सुधार को लेकर था, भूमि सुधार से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखे गए विधेयकों का राष्ट्रपति का निर्णय कर सकता है। 200 और 201 दोनों याद रखना, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 201, अनुच्छेद 203 और अनुच्छेद 202। तो आंसर क्या हो जाएगा 53 में, ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 201 के तहत राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखे विधेयकों को पर राष्ट्रपति निर्णय लेता है, और 200 में क्या होता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने किसी मंत्री को उप प्रधानमंत्री का पद नहीं दिया। राजीव गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने या चंद्रशेखर ने। तो 54 में आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपके, राजीव गांधी के समय कोई उप प्रधानमंत्री नहीं था। जवाहरलाल नेहरू के समय उप प्रधानमंत्री कौन थे आपके, वल्लभ भाई पटेल, गोविंद वल्लभ भाई पटेल। इंदिरा गांधी के समय मोरारजी देसाई थे। चंद्रशेखर के समय कौन थे आपके, वो थे आपके देवीलाल। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, 55 क्या है आपका, राजनीतिक दलों की स्थापना के बारे में निम्नलिखित कौन सा गलत है। जो राजनीतिक दल है उनकी स्थापना के बारे में निम्न से कौन सा गलत है। राष्ट्रवादी कांग्रेस की स्थापना 1999, क्या आपका सही कथन है। नेशनल पीपल्स पार्टी की स्थापना 2013 में हुई थी, एनपीपी की स्थापना। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना 1998 में हुई थी, ये भी आपका सही है। बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना 1985 में नहीं हुई थी, तो गलत पूछा, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। तो कब हुई थी बहुजन समाज पार्टी की स्थापना, 1984 के अंदर, ठीक है, 14 अप्रैल 1984। और इसका प्रतीक चिन्ह क्या है आपका, अम्बेडकर जयंती के दिन हुई थी हाथी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए,
56 क्या आपका, सूची पृष्ठ को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूची पृष्ठ ए और सूची पृष्ठ बी दे रखी है और इसमें ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक दल दे रखे हैं, उनसे मिलाना आपको। तो देखिए थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। 56 में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक वो आपके पश्चिम बंगाल में है, तो 2 आ जाएगा। बीजू जनता दल आपकी उड़ीसा के अंदर है, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। इंडियन नेशनल लोक दल कहाँ पर स्थित है आपका, हरियाणा में है या बिहार में, तो वह आपका हरियाणा के अंदर। लोक जनशक्ति आपकी पार्टी के कहाँ पर है, बिहार के अंदर। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर, आंसर हो जाएगा आपका 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, एशियाई एकजुटता की अभिवृद्धि के लिए स्वतंत्रता के बाद प्रथम एशियाई सम्मेलन जवाहरलाल नेहरू ने कब आयोजित किया था, 1947 में, 1948 में, 1949 में, 1950 में। तो 57 में क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर 3 1949 में। जवाहरलाल नेहरू इंपॉर्टेंट है, जवाहरलाल नेहरू से आपके वो भी है सिलेबस में, जवाहरलाल नेहरू का योगदान टॉपिक, तो वहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, भारत को अभी तक सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कितनी बार चुना जा चुका है, 8 बार चुना जा चुका है। तो 58 में क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 8 बार। 16 वर्ष, एक वर्ष में 2 वर्ष का कार्य, एक बार में 2 वर्ष का कार्यकाल होता है। 16 वर्ष का भारत ने अस्थायी सदस्य के रूप में काम किया है। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक कहाँ आयोजित की हुई थी। जो वर्ल्ड सोशल फोरम है इसकी पहली बैठक भारत में आयोजित हुई थी, या ब्राजील में, या अर्जेंटीना में, या इंडोनेशिया में। तो 59 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ब्राजील के अंदर आयोजित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व के संदर्भ में सही नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में पहला ही टॉपिक है, पहला हर बार क्वेश्चन आ रहा है, पीछे से एग्जाम देखो शिक्षा मनोविज्ञान में से क्वेश्चन आ रहा है। तो देखिए 60 में, यह शिक्षकों के शैक्षिक समस्याओं को दूर करने के प्रति उचित मनोवृत्ति उत्पन्न करता है, ये आपका सत्य कथन है। यह अध्यापकों के विद्यार्थियों के व्यवहारों में समुचित परिवर्तन लाने में मदद करता है, ये भी आपका सत्य कथन है। यह विद्यार्थियों की कमजोरियों एवं असफलताओं को नजरअंदाज करने के लिए प्रेरित करता है, नजरअंदाज करने के लिए प्रेरित नहीं करता है। देखिए ऐसे शब्दों से आप क्वेश्चन को पकड़ लेना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कसौटी शिक्षा मनोविज्ञान को विज्ञान के रूप में मानने के लिए संबंधित नहीं है। इसके सिद्धांतों और नियमों में परिवर्तन संभव नहीं है। देखो संभव है, सिद्धांतों नियमों में परिवर्तन क्या है, संभव है, संभव सब कुछ होता है आजकल। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1। ऐसे नेगेटिव विचार से भी आप क्वेश्चन पकड़ सकते हो। ऑप्शन नंबर 2 भी देख ली, इसमें व्यवहार अध्ययन हेतु वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है, यह शिक्षा मनोविज्ञान में प्रयोग किया जाता है। इसके सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य होते हैं, यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य होते हैं। इसमें वर्तमान ज्ञान के आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती है, यस की जा सकती है भविष्यवाणी। क्वेश्चन नंबर देखो 62, विकास केंद्र से परिधि की ओर अग्रसर हो रहा है, विकास की तुम दिशा का यह सिद्धांत क्या कहलाता है। सिप्लो मॉडल, मस्तकोमुखी या प्रोक्सी मॉडल, प्रोक्सी डिजिटल, निकट से दूर, वर्ताकार या रेखीय। देखो विकास होता है ना वो वर्तुलाकार होता है, ठीक है। रेखिक नहीं होता, कैसा होता है वो, सतत होता है, ठीक है। यह पूछा है केंद्र से परिधि की ओर, तो केंद्र से परिधि की ओर कौन सा जाएगा आपका, 65 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 प्रोक्सिम और डिजिटल, निकट से दूर। और आपका सिप्लो मॉडल सिद्धांत है वो कहाँ से जाता है, पैर से सिर की ओर, सिर से पैर की ओर, वस्तु को यानी पैर से सिर की ओर। दोनों ऑप्शन है, दोनों बार दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं आपके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से निर्धारक बालकों के लिए शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। वंशानुक्रम प्रभावित करता है, पोषण भी प्रभावित करता है, विद्यालय में खेल और अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो 63 में आपका आंसर क्या हो जाएगा, सभी प्रभावित करते हैं। आपका सही कोट पूछा है तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। वंशानुक्रम भी प्रभावित करता है, पोषण भी आपके विकास को प्रभावित करता है, विद्यालय में खेल भी आपके प्रभावित करते हैं विकास को, अंतःस्रावी ग्रंथियां भी विकास को प्रभावित करती है, शारीरिक विकास को। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जिन पियाजे का सिद्धांत क्या था आपका, संज्ञानात्मक विकास, प्रदत्त संज्ञानात्मक विकास की निर्धारित अवस्था नहीं है। तो संवेदीगामक अवस्था भी है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी है आपकी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी है, औपचारिक अवस्था है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, अनौपचारिक नहीं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है आपकी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था।
तो ये पूछा, यहाँ पर दिया हुआ है अनौपचारिक, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका। अवस्था नहीं ये पूछा था तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 64 हो गया। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, एक अध्यापक विद्यार्थी को एक प्रकरण पढ़ाना चाहता है। कोई अध्यापक है, वो विद्यार्थी को एक प्रकरण पढ़ाना चाहता है। पढ़ाने से पहले वह विद्यार्थियों को मानसिक रूप से तैयार करने का प्रयास करता है। आप भी मानसिक रूप से तैयार करने का प्रयास करोगे। वह कौन सा नियम उपयोग में ले रहा है? अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, उपयोग या अनुपयोग का नियम। तो 65 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका तत्परता का नियम। तीनों नियम मुख्य नियम है और किसके? आपके थॉर्नडाइक मुद्दे के। इंपॉर्टेंट है थॉर्नडाइक मुद्दे। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, आपका 66 क्या है आपका? नियमितवाद के 5 ए उपागम कि किस सोपान में शिक्षार्थी सीखी गई अवधारणा को अन्य संबंधित अवधारणाओं के साथ जोड़ते हैं और अपने ज्ञान और समझ का उपयोग वास्तविक संसार से करते हैं? संलग्न से, खोज में, या व्याख्या में, या विस्तार में। तो 66 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? विस्तार। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, पुनर्बलन संबंधी की मजबूती को बढ़ा देता है जबकि दंड संबंधी की शक्ति पर कुछ भी नहीं करता है। अधिगम का यह नियम कहा जाता है, जाना जाता है बहुअनुक्रिया का नियम से, शास्त्रीय स्थानांतरण का नियम से, प्रभाव का नियम से, या संशोधित प्रभाव का नियम से। 67 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 संशोधित प्रभाव का नियम। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, आलपोर्ट के अनुसार, देखो आलपोर्ट आपका व्यक्तित्व से संबंधित है। आलपोर्ट के अनुसार वे शील गुण जो उन कुछ चारित्रिक प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनका उपयोग आमतौर पर किसी व्यक्ति का वर्णन करने के लिए किया जा सकता है को जान जाता है केंद्रीय शील गुण के नाम से, या गौण शील गुण के नाम से, सामान्य शील गुण से, या आधारभूत शील गुण से। तो 68 में आपका आंसर हो जाएगा केंद्रीय शील गुण से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्ति आकलन की प्रक्षेपी विधि नहीं है? देखो प्रक्षेपी विधि नहीं है, हमें बताना है। शब्द साचरी आपकी प्रक्षेपी विधि है, या वाक्य पूर्ति प्रक्षेपी विधि है, समाज वित्तीय है, या व्यक्ति अध्ययन है। सही कोड का चिन्ह करना है और हमें बताना नहीं है, प्रक्षेपी विधि नहीं है। तो देखो कौन सी नहीं है? एक तो समाज वित्तीय नहीं है और आपकी व्यक्ति अध्ययन नहीं है। शब्द साचरी और वाक्य पूर्ति तो आपकी प्रक्षेपी विधियाँ हैं, तो समाज मिति और व्यक्ति अध्ययन आपकी प्रक्षेपी विद्या नहीं है। तो सी और डी कौन से ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, जब कोई व्यक्ति अपने दुख अनुभवों को जानबूझकर बुलाता है और उन्हें अचेतन मन में दबा लेता है और समायोजन की यह रक्षा युक्ति कहलाती है। देखो दमन, प्रतिगमन, प्रक्षेपण या विस्थापन। देखो विस्थापन तो बार बार पूछी गई है, अब की बार पूछा आपको प्रतिगमन या दमन या प्रक्षेपण। तो वो दबा लेता है, भूल जाता है, जानबूझ भूलने का प्रयास करता है, तो क्या कर रहा है? उसका दमन कर रहा है। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1। इसके तो बहुत से लाइव एग्जाम्पल मिल सकते हैं। दमन का तो बहुत चीज़ों को भूलना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 71 देखो, जैसे पिछली सेकंड ग्रेड का दुख, रीट का दुख, जैसे ऐसी बातें याद नहीं करवाते क्योंकि हम खुद भुगत रहे हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के आयामों एवं उसके तत्वों का सही मिलान है? नहीं है, क्या बताना हमें? सही मिलान नहीं है। आयाम दे रखे और तत्व दे रखे हैं। तो देखिए आपके संक्रिया मूल्यांकन से संबंधित है। विषय वस्तु संज्ञान से मिलान नहीं है पूछा ना, तो विषय वस्तु से संज्ञान संबंधित नहीं है। उत्पाद से स्मृति संबंधित नहीं है। तो देखो बी और सी संबंधित नहीं है, सही कोट पूछा है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, बेहतर। रोहन पारंपरिक बुद्धि परीक्षणों में निम्न में अंक प्राप्त करता है, परंतु वास्तविक जीवन में संबंधित समस्याओं को तीव्रता से पकड़ लेता है और संसार की कार्य प्रणाली के बारे में आसानी से ज्ञान प्राप्त कर लेता है। त्रितंत्रीय ट्राइआर्किक सिद्धांत के अनुसार इस प्रकार की बुद्धि कहलाती है आपकी विश्लेषणात्मक, सामाजिक, अंतर्वैयक्तिक या व्यवहारिक। तो बेहतर में आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 4 व्यवहारिक बुद्धि कहलाती है इस प्रकार की। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, सृजनात्मकता की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में व्यक्ति थीम का अचानक प्रत्यक्षीकरण करता है और समस्या के विभिन्न घटकों में संबंध देखना चाहता है? तैयारी, उष्मायन, प्रदीपन, संशोधन अथवा सत्यापन। तो 73 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 प्रदीपन।
क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, किसी चीज को अपने से करने, उसे अच्छे से ढंग से करने तथा उसमें विशेषता दिखाने का की स्वीकार्यात्मक इच्छा को कहा जाता है। संबंध अभिप्रेरणा, सत्ता अभिप्रेरणा, आकर्मणशील का अभिप्रेरक या उपलब्धि अभिप्रेरणा। तो 74 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, उपलब्धि अभिप्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, अभिप्रेरणा चक्र के किस घटक के परिणाम स्वरूप दैहिक तथा अथवा मनोवैज्ञानिक संतुलन की स्थिति पुनः प्राप्ति होती है? आवश्यकता, प्रनोदन, प्रेरक या प्रोत्साहन। तो 75 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, प्रोत्साहन। क्वेश्चन नंबर 75 हो गया। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभाशाली बालकों के लिए संवर्धन का कार्यक्रम नहीं है? तो कौन सा नहीं है? देखो, विशेष कक्षा का आयोजन भी संवर्धन का कार्यक्रम है, विशेषज्ञ अध्यापक का उपलब्ध कराना भी है, उन्नत कोर्स का प्रदान करना भी, ये भी आपका संवर्धन का कार्यक्रम है। कॉमन कक्षा का उपलब्ध कराना, ये आपका संवर्धन का कार्यक्रम नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, कंटिन्यू, एक ही टॉपिक से कंटिन्यू 3 क्वेश्चन पूछेंगे। आप मंद गति अध्ययनकर्ताओं की कक्षा को शिक्षण करवा रहे हैं। जो मंद गति के हैं आपके अध्ययनकर्ता विद्यार्थी, मान लो कि कक्षा को आप शिक्षण करवा रहे हैं। निम्नलिखित में शिक्षण तकनीकों में से आप किन तकनीकों को अपनाएंगे? या तकनीक दी हुई है, वो इनमें से किन को अपनाओगे आप? तो सरल शब्दों के में निर्देश देंगे। कोई बच्चा या कोई अध्ययनकर्ता, उसको हम क्या करेंगे? सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करेंगे। ये तो हम करेंगे। दूसरा हम करेंगे, देखो, सर्वे दृश्य सामग्री दोनों का उपयोग करेंगे। दृश्य चलचित्र भी चलाएंगे और उनके साथ आवाज़ भी होनी चाहिए। तो उससे क्या होता है, विद्यार्थी क्या होता है, एकाग्र होने की प्रयास करता है। जैसे तीसरा देखो, मौखिक रूप से अमूर्त विचारों की प्रस्तुति। मौखिक रूप से अमूर्त विचारों की प्रस्तुति नहीं करेंगे हम, मौखिक रूप से नहीं करेंगे। जो मंद गति के अध्ययन करता है उनके लिए तो ये तो नहीं करेंगे। उनके दैविक जीवन से जुड़ी गतिविधियों का आयोजन करो। यस, वो सुबह जो उनके दैविक जीवन से जुड़ी हुई गतिविधियाँ हैं उनका आयोजन कराएंगे ताकि वो उसमें रुचि ले सकें। तो इसमें देखो आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 4, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। देखो 77 में ऑप्शन नंबर 2 ही है आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिवर्ती के संदर्भ में सही नहीं? देखो, अभिवर्ती बार बार पूछी जाती है, अभिवर्ती जन्मजात नहीं होती है, तो ये नहीं है। ये बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन, तो देखो पहला नहीं है। अभिवर्ती में संज्ञानात्मक भावात्मक घटक होते हैं किंतु क्रियात्मक या व्यवहारिक नहीं होते। देखो, क्रियात्मक घटक भी होता है, ये भी आपका असत्य कथन हो गया। फिर अभिवर्ती व्यवहार को निश्चित दिशा में प्रदान करती है, ये आपका सत्य कथन। अभिवर्ती सदैव सकारात्मक नहीं होती भाई। आप नेगेटिव भी तो सोचते हो किसी के बारे में, सकारात्मक भी सोचते हो क्या हमेशा? मुझे तो नहीं लगता सकारात्मक सोचते हो। किसी टीचर का समझ में नहीं आया तो उसके बारे में इतनी बुराई करते हो, नकारात्मक हो गया आप। अलग अलग जगह जाते हो, जैसे साइकोलॉजी के बताऊँ मैं, विवेक पाल जी की जिनको अच्छी लगती है वो कहते हैं धीर सिंह दाबा जी कुछ नहीं है। धीर सिंह दाबा जी की अच्छी लगती है वो कहते हैं वंदना जादव कुछ नहीं है। वंदना जादव की अच्छी लगती है वो कहते हैं अशोक पारिक जी क्या है, इनके लगते नहीं कुछ। तो ऐसे नेगेटिव विचार तो आते हैं ना। तो सभी टीचर अपनी जगह अच्छे होते हैं, बेस्ट देते हैं अपना, पढ़ाते हैं। वो है आपको एक मार्ग पथ प्रदर्शन करवाते हैं। चाहे कोई भी संस्था हो, वो आपको सिर्फ आपको मटेरियल दे सकती है, आपको गाइडेंस कर सकती है। बाकी सबसे ज़्यादा सिलेक्शन आपको सेल्फ स्टडी से मिलेगा। सेल्फ स्टडी आपकी बेस्ट होनी चाहिए। कोचिंग से आपकी सिलेक्शन नहीं होती, ये रियल फैक्ट है आपका। कोचिंग से कोई भी सिलेक्शन, हाँ, जो मोर इंटेलिजेंट है उनकी नहीं कह सकता मैं, लेकिन कोचिंग से सिलेक्शन नहीं होते हैं, वही सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन होते हैं। नहीं तो कोचिंग से सिलेक्शन हो तो फिर सेल्फ स्टडी वाले कहाँ जाएंगे? 400 का बैच होता है, 400 आपकी पूरी पोस्ट नहीं है। तो बताओ, 5-5, 10-10 बैच चलते हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं कि सेल्फ स्टडी कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखो 78 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, किसी विद्यार्थी को खाली समय में हमेशा चित्रकारी करते देखकर यदि एक शिक्षक उस विद्यार्थी की चित्रकारी में रुचि का अनुमान लगाता है तो ये सुपर द्वारा वर्गीकृत किस प्रकार की अभिरुचि होती है? व्यक्त, प्रकट, आविष्कारक या मापित। तो 79 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, प्रकट। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, बरखान पश्चिमी राजस्थान के बरखान पश्चिमी राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं? जो बरखान आपके तीव्र गतिशील वाले बल का स्तूप, शिप जैसी अनुकूली आकृति बनाती है। कैसी? शिप जैसी, ऐसे होते हैं बरखान।
ठीक है। ओछा जोधपुर, बालेरी चूरू, देखो बालेरी चूरू में तो है बरकान, अस्सी में देखो ओछा जोधपुर में पाए जाते हैं, बालेरी चूरू में पाए जाते हैं, आपके देशनौ बीकानेर पाए जाते हैं, दातारामगढ़ सीकर में नहीं पाए जाते। तो 80 में आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बी सी। क्वेश्चन देखो चूरू में तो पाए जाते हैं, चूरू में तो बरखा नहीं है फेवरेट ही, काफ़ी बार बालेरी चूरू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होता है, ये काफ़ी बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में दक्षिणी पश्चिम मानसून सामान्यतः 1 जुलाई से पूर्व आ जाता है? गंगानगर, बीकानेर, पाली या हनुमानगढ़। तो बताओ भाई, पाली के अंदर तो दक्षिण पश्चिम मानसून है सामान्यतः 1 जुलाई से पूर्व आ जाता है, पाली के अंदर आ जाता है। वैसे मौसम विभाग के अनुसार कितनी आती है आपकी? 25 जून डेट मान रखी है राजस्थान के अंदर मानसून प्रवेश की। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, एक नदी के बारे में निम्नलिखित तथ्य पढ़ना है हमें। चलो नदी के बारे में तथ्य पढ़ते हैं। ये कोटड़ा उदयपुर से उद्गमित होती है। हथमती, मेसवा तथा वेत्रक इसकी सहायक नदियां हैं, ये भी आपको पता है। ये नदी राजस्थान में लगभग केवल 45 किलोमीटर बहती है। ये साबरमती की बात कर रहे हैं। तो देखो कौन सी नदी है आपकी? साबरमती। कौन सी है आपकी? ऑप्शन नंबर 2। माई मध्य प्रदेश से उत्पन्न होती है। पश्चिम बनास आपके नौसनवाड़ा सिरोही से उत्पन्न होती है। जाखम नदी, जाखम नदी पर राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है ना, जाखम बांध, जाखम बांध है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर देखो 83, किन जिलों में मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं? जो किन जिलों में मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं आपके 83 में, वो पाए जाते हैं। देखो उदयपुर में पाए जाते हैं, कोटा में पाए जाते हैं, बूंदी में पाए जाते हैं, चित्तौड़गढ़ में पाए जाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 83 में? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर देखो 84, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का सही सम्मिलित हमें बताना है। फसल दे रखी है और प्रमुख उत्पादक दे रखा है। ठीक है भाई, गेहूं कहाँ होती है सर्वाधिक प्रमुख उत्पादक जो वाला जिला कौन सा है गेहूं का? अलवर है, भीलवाड़ा है, गंगानगर है या बूंदी में है? तो देखो आपका गंगानगर में सर्वाधिक ज़्यादा गेहूं उत्पन्न होते हैं, पानी वाला क्षेत्र है। बाजरा सर्वाधिक अलवर के अंदर होता है। ठीक है, चावल सर्वाधिक कहाँ होते हैं? बूंदी में, सर्वाधिक बूंदी में होते हैं। मक्का आपका भीलवाड़ा में होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3, 1, 4, 2, ऑप्शन नंबर 2, 84 में 2। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, 19वीं पशुगणना 2022-12 से 20वीं पशुगणना 2019 में राजस्थान में पशुधन की कुल संख्या में परिवर्तन आया है। 6.66% की वृद्धि, 6.66% की कमी, 4.2% की वृद्धि, 2.66% की कमी। तो 85 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, 1.66% की कमी आ गई है आपकी। तो ऑप्शन हो गया आपका 2। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात है? सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात किन में? झुंझुनू में, जालौर में, पाली में, राजसमंद में। 86 में क्या हो जाएगा? पाली। 1001 था। क्वेश्चन नंबर देखो 87, 2001 से 2011 के दशक के दौरान राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिलों का सही युग्म है। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले झुंझुनू, पाली, पाली, गंगानगर, गंगानगर झुंझुनू, गंगानगर बूंदी। 87 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? गंगानगर झुंझुनू। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, कौन सा सम्मिलित नहीं है? पर्यटन केंद्र दे रखा है और स्थिति दे रखी है। गागरोन का किला देखो झालावाड़ में है। कपिल सरोवर आपका कहाँ है? आपका कोलायत में। दौलतबाग अजमेर में। लालगढ़ कहाँ है आपका? बीकानेर के अंदर। तो आंसर क्या हो जाएगा? सुन लेंगे ऑप्शन नंबर 4, 88 में। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सीमेंट फैक्ट्री चित्तौड़गढ़ जिले में अवस्थित नहीं है? तो कौन सी नहीं है? देखो बिरला सीमेंट वर्क्स लिमिटेड आपके चित्तौड़गढ़ में, जेके सीमेंट लिमिटेड चित्तौड़गढ़ में, आदित्य सीमेंट लिमिटेड आपकी चित्तौड़गढ़ में, हिंदुस्तान सीमेंट लिमिटेड आपकी चित्तौड़गढ़ में नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका। तो देखो इंपॉर्टेंट तो वैसे हिंदुस्तान सीमेंट लिमिटेड ये तो पूछा चित्तौड़गढ़ जिले में, तो आपका आंसर तो इसमें हो गया। अब देखो हिंदुस्तान सीमेंट लिमिटेड है, इसकी स्थापना देखो कब हुई थी? 1917 के अंदर। ये राजस्थान की पहली थी क्लिक निक्सन कंपनी के तहत, और ये कहाँ हुई थी? आपके लाखेरी बूंदी के अंदर, लाखेरी
बूंदी के अंदर स्थापित हुई थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए। कभी कभी क्या बोलने में कुछ गलत भी बोला जाता है, ऐसी बात नहीं है। आड़ को किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है? जो आड़ है उसको किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है? तांबे की मृतपांड में, चांदी की मृतपांड, लाल काली मृतपांड या काली मृतपांड के रूप में। तो 90 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? वैसे देखो आड़ है ना आपकी, वो कौन सी आपकी ताम्र युगीन संस्कृति है, ताम्र युगीन संस्कृति है, ये मान जाता है। देखो तांबे के मृतपांड मिले हैं, चांदी के भी मिले हैं, यहाँ पर लाल काली मृतपांड भी मिले हैं। तो इस चक्कर में क्या किया, आरपीसी ने इसको डिलीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर देखो 91। निम्नलिखित में से किस प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक के 2 शिलालेख प्राप्त किए गए? गणेश्वर से, कालीबंगा से, बैराट से, मना से। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 बैराट। कौन थे? मेजर बर्टन थे। मेजर बर्टन कौन सी फाड़ी पर मिले थे, ये भी याद रखना आप, क्योंकि ये भी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए। मंडोर पतियार वंश के किस शासक ने वंशावली प्रारंभ की थी? रजील ने, हरिश्चंद्र ने, भोग भट्ट ने, कंदक ने। तो 92 में आकांक्षा क्या हो जाएगा? रंजीर ने प्रारंभ की थी। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए। निम्नलिखित में से चौहान शासकों में से किस शासक को बिसलदेव के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है ये भी। विक्रराज थर्ड, वासुदेव, वागपति राज फर्स्ट, विक्रराज चतुर्थ। तो क्या हो जाएगा 93 में आपका आंसर? ऑप्शन नंबर 4 विक्रराज चतुर्थ को। हरिकेली नाटक रखा था इन्होंने, हरिकेली नाटक। और इनका दिल्ली शिवालिक लेख पर भी क्या आपका लेख मिलता है, दिल्ली शिवालिक का भी लेख है, उस पर इनका लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए। जालौर के चौहान वंश की शाखा का संस्थापक कौन था? अलहन, कीर्तिपाल, अजयसी या कुमार सिन्हा। तो 94 में देखो क्या आ जाएगा? कीर्तिपाल। कीर्तिपाल ने जालौर के चौहान वंश की शाखा की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर देखो 95। अमीर खुसरो की किस रचना में चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन दिखाई देता है? तो अमीर खुसरो की 2 पुस्तकें हैं, तो कौन सी पुस्तक में ये वर्णन आता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया? तारीख-ए-लाई, खजाइन उल फतवा, एजाज-ए-खुसरवी, ईरान उस सादीन। तो 95 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? देखो ये सभी अभी उसकी है, अमीर खुसरो की पुस्तक। तारीख-ए-लाई में भी उन्होंने किया है, खजाइन उल फतवा में भी किया है। ये दोनों बुक तो बार बार पूछी जाती है एग्जाम में, इसके चक्कर में क्या गया, आरपीसी ने क्वेश्चन को डिलीट कर दिया, डिलीट। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए। प्राचीन शिलालेखों में जालौर के किस नाम से जाना जाता था? जो प्राचीन शिलालेख है उसमें आपके जालौर को किस नाम से जाना जाता था? जयगढ़ के रूप में, जलालाबाद के रूप में, जाबिलपुर के नाम में या खिजराबाद के रूप में। तो 96 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका जाबिलपुर के नाम से जालौर को जाना जाता था। 97 देखिए। 1857 ईस्वी के विप्लव के समय नीमच में अंग्रेज सैनिक अधिकारी कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, कर्नल अबोट, मेजर बटन या ब्रिगेडियर होम्स। तो कौन थे? 97 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कर्नल एबोट। देखो अब मुझे याद आया, बार मैंने मेजर बटन, कैप्टन बट था वो, क्या था? कैप्टन बट, जिन्हें जो अशोक के शिलालेख मिले थे वो कैप्टन बट को मिले थे। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना, हम आगे की सोच लेते हैं थोड़ा, उसके चक्कर में हो जाता है, तो उसकी जगह कैप्टन बट करना आप। जो आपका 1938 में बाबरू शिलालेख मिला था, कौन सा? बाबरू शिलालेख। जो बौद्ध अशोक के बौद्ध रामलियों का प्रमुख प्रमाण है, कौन सा? बाबरू शिलालेख। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट आपका पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए। अब खतौली युद्ध में महाराणा सांगा के किस सुल्तान ने को पराजित किया था? बाबर को, इब्राहिम लोदी को, महमूद खिलजी को, बेलो लोदी को। 98 में आकांक्ष क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इब्राहिम लोदी को। ये खतौली सांगा के 4 युद्ध है, खतौली, बयाना, खानवा और एक और है। ये तीनों चारों का क्रम याद कर लेना है, तो क्रम पूछते हैं इनको। दूसरी चीज, तो 2 बार इब्राहिम लोदी के विरुद्ध था, 2 बार आपके बाबर के विरुद्ध था। तो देखो पहले था आपका बंडी, फिर बयाना का युद्ध 1527 में। देखो बयाना का तो हुआ था 1527 में बाबर के विरुद्ध। फिर होता है आपको खानवा का युद्ध भी बाबर के विरुद्ध। यह कब हुआ था? खानवा का युद्ध की डेट पूछी जाती है आपकी 16 मार्च 1527 में, 16 मार्च 1527 को होता, ये पूछी जाती है डेट। इससे पहले कौन सा होता? खतौली का, या फिर होता बंडी का,
ठीक है। ये चारों युद्ध का क्रम याद कर लेना आपका। जो खातौली का होता है 1517 में और बांडी का होता है 1518 में। ठीक है, ये ऊपर आएगा, क्रम याद कर लेना, खातौली, बांडी, बयाना और खानवा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बीच में काकरोन का युद्ध हो रहा जाता है 1519 में, सॉरी 19वीं था। क्वेश्चन नंबर 99 देखो, राजस्थान मध्य भारतीय सभा का दूसरा अधिवेशन 1919 में संपन्न हुआ था। जो मध्य भारत सभा है उसका दूसरा अधिवेशन है 1919 ईस्वी में कहाँ संपन्न हुआ था? नागपुर, कराची, उज्जैन, अमृतसर। तो कहाँ होता है आपका 99 में आकांक्ष हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अमृतसर के अंदर। रिपीट क्वेश्चन है, 4 अधिवेशन याद रखना आपका, 4 अधिवेशन होते हैं, चारों की क्रम पूछा जाता है इसको में। क्वेश्चन नंबर देखो 100, अंतिम क्वेश्चन। 1939 ईस्वी में किशनगढ़ राज्य में प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयत्नों से हुई थी? विजय सिंह पति के द्वारा, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासुपुर या बलवंत सिंह मेहता या कांति चंद्र चौतानी के द्वारा। तो सौम्य आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 कांति चंद्र चौतानी के प्रयासों से किशनगढ़ राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई थी 1939 के अंदर। तो आप देखो ये आपका सामने भी बाकी एग्जाम थी 2022, उसका अंतिम पेपर हो चुका है ग्रुप डी का। इसके बाद आपकी संस्कृत विभाग के 2 पेपर हुए थे वो बच्चे। इसके अलावा आप कलाम क्या को फर्स्ट पेपर चाहिए तो कलाम शीर्षा नाम से हमारे ग्रुप का लिंक दिया हुआ, उसमें जोड़ सकते हैं। यदि टेस्ट सीरीज वगैरह पेपर वगैरह चाहिए तो आप हमारे पेपर एनालिसिस पॉइंट पर आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पर काफ़ी पेपर वगैरह अलग अलग कोचिंग के भी डाले जाएंगे, जैसे जैसे जो स्टार्ट होगी उस हिसाब से, जैसे जिस कोचिंग का हमारे पास होगा अवेलेबल वही डाला जाएगा, अन्यथा नहीं डाला जाएगा। तो तैयारी कीजिए, बेस्ट कीजिए, और बेस्ट के अलावा कुछ नहीं करना। इसके साथ सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा फोकस करना। बिना सेल्फ स्टडी के सिलेक्शन लेना थोड़ा मुश्किल होता है। कुछ दोस्त सोचते हैं कि हम कोचिंग से सिलेक्शन ले लें, तो कोचिंग संस्था का काम होता है कि आपको वो एक पथ उपलब्ध कराना और आपको वो मटेरियल देना जिससे आप सिलेक्शन की दौड़ में भाग ले सकते हो। पढ़ना आपको किस हिसाब से पढ़ते हो यह आप पर निर्भर करता है। टेस्ट सीरीज इसलिए आयोजित की जाती है कि आप अपना आकलन कर सको। बाकी सोचना, आपको विचार करना 2 मिनट बैठ के कि सिलेक्शन लेना है तो किस हिसाब से लेना है। कुछ लोग मैराथन देखते हैं, मैं मैराथन का विरोध करता हूँ क्योंकि मैराथन से शारीरिक तनाव उत्पन्न होता है। कुछ लोग 1 या 2 दिन पहले देखते हैं, जो आपकी तैयारी बेस्ट थी उस बेस्ट तैयारी को वो पूरा मतलब धुंधला कर देते हैं मैराथन देख के। इससे अच्छा तो आपको मैराथन के 5 घंटे दो, उससे अच्छा तो आप कोई बुक उठाओ, ज्योग्राफी उठाओ या कुछ और उठाओ, कम से कम 10 से 11 क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं। 5 या 6 घंटे की मैराथन लेते हो, उसमें कम से कम आप 5 या 4 टॉपिक तो कर ही सकते हैं, नोट्स पढ़ सकते हैं, उनमें से कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन आने की संभावना होती है। मैराथन से कोई क्वेश्चन आने की संभावना नहीं होती। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। सब्सक्राइब जरूर कर देना, मैं बार बार बोलता नहीं हूँ और मुझे याद भी नहीं रहता है, क्योंकि मैं खुद प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं खुद एनालिसिस इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे फ़ायदा हो और आपको भी फ़ायदा हो। ठीक है दोस्तों, एग्ज़ाम में मिलते हैं 28 तारीख को, फिर बताते हैं आपको कितने क्वेश्चन आपके हमारे एनालिसिस से आपको पढ़े। कम से कम मैं बता दूँ 70 से 70% एक दूसरे से रिपीट क्वेश्चन होते हैं, 100%, और परिणाम अच्छा होगा, है ना। सकारात्मक सोचते हैं, नेगेटिव क्यों सोचें। नेगेटिव बताया था हमारा आज साइकोलॉजी क्वेश्चन आया था आपको एक। तो हंसते खेलते पढ़ते रहिए, टेंशन किसी चीज़ की नहीं लेनी है, सिलेक्शन आपका होगा। और माइनर गलतियाँ मत करना, जैसे बार कुछ चीज़ों में करता हूँ, अभी एनालिसिस में भी हो जाता है, कभी बोलने के चक्कर में नहीं पढ़ता हूँ कभी, तो ऐसी चीज़ें नहीं करना, आराम से करना है। एक दिन हाफ टाइम ही पढ़ना, एग्ज़ाम वाले दिन भी बैसों में पढ़ते हैं, ये भी मैंने देखा है। तो ऐसी पढ़ने की गलती मत कीजिए, मैं तो कभी नहीं पढ़ता हूँ। बाकी देखो सिलेक्शन तो ऊपर वाले के हाथ में है, किस्मत भी साथ देना ज़रूरी होता है। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू।